नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्रेष्ठा क्लासेस पर। मैं डॉक्टर सुप्रिया गौड़ रूबरू हो रही हूँ आज आपके साथ में। रीट एग्ज़ाम जब आयोजित हो चुका तो उसके बाद में अब विद्यार्थियों के सामने सेकेंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम है। और फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता भर्ती परीक्षा की यदि हम बात करें तो एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम जिसमें यदि छात्र सफलता प्राप्त कर लेता है तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि उसे माना जाता है। अब बच्चे निरंतर पूछते रहते हैं कि किस प्रकार से फर्स्ट ग्रेड की रणनीति होनी चाहिए। बहुत जल्दी चूंकि वैकेंसी आने वाली है और आरपीएससी ने सब्जेक्ट को लेकर के क्या क्या सीट आने वाली है, कितनी कितनी सीट्स है, हर एक सब्जेक्ट में डिक्लेयर कर दिया है। तो जो गंभीर प्रतियोगी है व्याख्याता भर्ती परीक्षा को लेकर के, वो सारे प्रतियोगी इस समय तैयारी में जुट चुके हैं। और ऐसी स्थिति में मुझे लगा कि बिल्कुल मुझे भी बहुत सारे सब्जेक्ट को देकर के बच्चों को मार्गदर्शन देना चाहिए, क्योंकि एक प्रॉपर गाइडेंस है, एक प्रॉपर दिशा है जो आपको आगे की ओर लेके जा सकती है। तो आज इस कड़ी में मैं आपको मिलवाने वाली हूँ फिजिक्स विषय में टॉप करने वाले विद्यार्थी से, जिन्होंने ग्रामीण परिस्थितियों से निकल करके अपने जो मुकाम उन्होंने तैयार किया उस मुकाम को बहुत मेहनत से, बहुत शिद्दत से, बहुत परिश्रम के बाद में प्राप्त किया। और आप स्वयं एक सफल व्यक्ति से जब सुनेंगे कहानी तो आपको मालूम चलेगा कि वास्तव में क्या रणनीति होनी चाहिए तैयारी करने की, किस तरह से सफल व्यक्ति सफल बना। यदि वो आपसे रूबरू होता है और आपको कुछ चंद बातें मार्गदर्शन की देता है और आप एक गंभीर विद्यार्थी है तो बेशक आप आसानी से बहुत जल्दी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में कहीं ना कहीं सफलता और सहायता दोनों ही प्राप्त करेंगे। तो इस कड़ी में हम बात करने वाले हैं आज एक बहुत ही बहुत 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 कहना चाहिए प्रतिभाशाली विद्यार्थी, क्योंकि फिजिक्स अपने आप में एक बहुत कठिन विषय माना जाता है। सीट्स भी फिजिक्स में कुछ कम होती है, साइंस बैकग्राउंड थोड़े से डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स को लेकर के चलता है। तो फिजिक्स में आरपीएससी व्याख्याता भर्ती 2018 में टॉप कर चुके विद्यार्थी से हम आज वार्तालाप करेंगे और वो इस विषय को लेकर के आपको मार्गदर्शन देंगे व्याख्याता भर्ती परीक्षा में क्या कैसे आपकी रणनीति होनी चाहिए। तो स्वागत करते हैं हम सबसे पहले राकेश दादीच का। आइए राकेश। और राकेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत बधाइयाँ। आप फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में सफल हुए और आज राकेश दादीच व्याख्याता पद पर विराजमान है और बहुत सारे बच्चों को जो स्कूल्स के विद्यार्थी 11th-12th क्लास के, उनको व्याख्याता बनने के बाद में फिजिक्स विषय का निरंतर ज्ञान बांट रहे हैं, बच्चों के साथ परिश्रम कर रहे हैं। एक शिक्षक वह होता है जिसकी गोद में सृजन होता है, निर्माण होता है। तो राकेश भी निरंतर वो कार्य कर रहे हैं, छोटे छोटे गांव के बच्चों को स्कूल्स में पढ़ा करके उनका भविष्य निरंतर बनाने के लिए प्रयासरत है। मैं अगर बात करूं राकेश की तो 2018 की भर्ती परीक्षा व्याख्याता की जब आयोजित होने वाली थी तो राकेश श्रेष्ठा क्लासेस में मेरे किसी ऑफलाइन बैच में पढ़ करके गए। और बच्चे जनरली क्या होता है कि बहुत सारे बैचेस चलते हैं और शिक्षक को तो ध्यान भी नहीं रहता कि विद्यार्थी किस बैच में पढ़ करके चला गया, लेकिन जब विद्यार्थी चयनित होता है और शिक्षक को बताता है तो शिक्षक इतना आह्लादित होता है, प्रसन्न होता है और फिर याद आता है कि हाँ, ये विद्यार्थी हमारे इस बैच में पढ़ा। तो ऐसे ही राकेश से पिछले दिनों बात हुई। राकेश ने बताया कि मैडम मैं जयपुर आऊँगा, और राकेश का एक बहुत अच्छा शोध कार्य राजस्थान विश्वविद्यालय में चल रहा है। उसकी वजह से राकेश से मेरा संपर्क हुआ कि मैडम मैं जयपुर आऊँगा और मैं आपसे पढ़ा था 2018 की वैकेंसी के लिए, और मुझे जान के बहुत खुशी हुई कि राकेश ने उस वैकेंसी में बहुत अच्छा स्थान प्राप्त किया, जनरल कैटेगरी में टॉप किया। और राकेश को सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाइयाँ। आगे क्या रणनीति एक होनी चाहिए फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के लिए, हम स्वयं राकेश से ही इस बारे में बातचीत करेंगे। तो राकेश, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। धन्यवाद मैम, सबसे पहले स्टूडियो में बुलाने के लिए। बेसिकली मैं एक छोटे से गांव से, नागौर डिस्ट्रिक्ट के गांव से बिलोंग करता हूं और मेरे पिताजी भी एक शिक्षक थे, तो उनसे मुझे प्रेरणा मिली कि मैं भी एक शिक्षक बनूं। वेरी गुड। आपके पिताजी भी शिक्षक रहे। देखिए, एक पिता पुत्र परंपरा हो गई कि पिता भी शिक्षक रहे और पुत्र भी शिक्षक है। कितना अच्छा कार्य एक पिता पुत्र परंपरा परिवार में संचालित हुई है। तो इसके लिए तो आप डबल बधाई के पात्र हैं कि आपने अपने पिताजी के सपने को साकार किया। और आपने सिर्फ पिताजी के ही सपने को साकार नहीं किया, हम भी जब कक्षा में पढ़ाते हैं तो यही सोचते हैं कि विद्यार्थी सफल हो। आप एक प्रकार से हमारे भी सपने को साकार करने वाले विद्यार्थी है।
तो राकेश, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, कुछ थोड़ा सा विद्यार्थियों को मेरी बताइए। एजुकेशन में जैसे शुरू से गवर्नमेंट स्कूलों में हुई है पूरी। 11th 12th मेरी मेड़ता सिटी से है। बीएससी मेरी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से है। और एमएससी फिजिक्स मेरी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से है। और बीएड भी मेरी अजमेर से है। बिल्कुल, तो शुरू से लेके और अभी अंत तक राजकीय विद्यालय से आप पढ़े हैं, और राजकीय विद्यालय के इतने प्रतिभाशाली छात्र, क्योंकि जहां अगर हम बात करें प्राइवेट स्कूल्स की तो बहुत लाखों रुपए आजकल प्राइवेट स्कूल्स में फीस होती है, और राजकीय विद्यालय में नाम मात्र की फीस लगती ही नहीं है। खैर, निःशुल्क ही होता है राजकीय विद्यालय में लगभग सब कुछ। तो राजकीय विद्यालय में, राजकीय महाविद्यालय में और राजकीय विश्वविद्यालय से आप पढ़ करके आज राजकीय विद्यालय में व्याख्याता पद पर बैठे हुए हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है राकेश कि आपने सरकारी स्कूल में पढ़कर ये मुकाम हासिल किया, अर्थात कहीं ना कहीं आर्थिक परिस्थितियां कमजोर रही जिनसे लड़कर के आप आज इस स्थान पर है। और एमएससी के बाद मैंने बीएड किया। और बीएड के बाद मैंने मेरी जीआरएफ की तैयारी भी की थी। नेट जीआरएफ भी मेरा सेकंड टर्म में मेरा जीआरएफ हो गया था। और उसके बाद फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आ गई, तो फिर मैंने फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन स्टार्ट की। तो और फर्स्ट उसके ग्रेड बाद की, देखिए जेआरएफ भी क्वालिफाई है राकेश, मुझे तो बिल्कुल पता ही नहीं था। मुझे तो लगा सिर्फ फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्टेड स्टूडेंट्स है, तो क्यों ना रूबरू करवाया जाए। और राकेश की सेकेंड अटेम्प्ट में ही जेआरएफ भी क्वालिफाई है। फिजिक्स जैसे विषय में, जो कहते हैं बहुत कठिन विषय होता है, शायद अगर मैं साइंस स्ट्रीम की बात करूं तो साइंस में सबसे कठिन विषय फिजिक्स ही लगता है बच्चों को। और इस विषय से जेआरएफ क्वालिफाई होना और जेआरएफ के बाद में 2018 की भर्ती में व्याख्याता पे चयनित होना, तो राकेश आप कैसे मार्गदर्शन देंगे बच्चों को? क्या आप वर्तमान में क्या कर रहे हैं? आज जयपुर आपका आना हुआ, क्या आपका तो वर्तमान में मेरी अभी पीएचडी चल रही है राजस्थान यूनिवर्सिटी से। और जैसे मैम आपने कहा है कि फिजिक्स बच्चों के लिए टफ पड़ता है, लेकिन मैं बच्चों को एक संदेश देना चाहूँगा कि फिजिक्स टफ नहीं है। अगर उसको अपन अच्छे से ढंग से पढ़ें तो फिजिक्स सबसे इजी सब्जेक्ट है। पढ़ने का और थोड़ा सा पढ़ाने का तरीका होना जी चाहिए, तो मैम। कठिन विषय भी बहुत आसान लग जाता है। कई बार मैं भी मनोविज्ञान जब विद्यार्थियों को पढ़ाती हूँ तो यही कहती हूँ कि ऐसा लगता है मनोविज्ञान बहुत टफ है, लेकिन एक पढ़ाने की शैली शिक्षक की होनी चाहिए। जी तो मैम। उस विषय में जब रुचि अपने आप क्रिएट होती है तो सारी विषय वस्तु बहुत आसान लगने लगती है। तो आप वर्तमान में पीएचडी कर रहे हैं राजस्थान जी विश्वविद्यालय मैम। से, तो बहुत जल्दी आप हमारे लिए राकेश से डॉक्टर राकेश होने वाले हैं। और आपने फर्स्ट ग्रेड की तैयारी के लिए क्या रणनीति बनाई राकेश, फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट एग्जाम ग्रेड के के लिए? लिए मैं सबसे पहले मैं अजमेर रह रहा था। तब मैंने अजमेर से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की। उसके बाद जब मेरा पीएचडी में यहाँ हो गया राजस्थान यूनिवर्सिटी में, तो मैं जयपुर आ गया। और फर्स्ट ग्रेड के लिए मैंने फर्स्ट पेपर में जैसे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, हिंदी है, इंग्लिश है, मैनेजमेंट है, हिस्ट्री है, करंट अफेयर्स है, मैथ्स है। तो फर्स्ट ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि आप ज़्यादा फोकस मैनेजमेंट के ऊपर, हिस्ट्री के ऊपर और करंट अफेयर्स और मैथ्स के ऊपर करें, क्योंकि यहाँ से स्कोर आपका ज़्यादा निकलता है। हाँ, तो और ये कुछ ऐसे विषय हैं जिनका वेटेज ज्यादा होता है, शायद जी 15 क्वेश्चंस जी कुछ मैम, ऐसे 15 पूछे क्वेश्चन जाते हैं। मैनेजमेंट के आते हैं, बिल्कुल 15 बिल्कुल हिस्ट्री के आते हैं। अब हिस्ट्री बिल्कुल में इंडियन हिस्ट्री भी है, और राजस्थान हिस्ट्री भी है, राजस्थान ज्योग्राफी भी आती है। तो बिल्कुल। बच्चों को जैसे हर टॉपिक को अच्छे से कवर करते हुए, उसके अपने खुद के नोट्स बनाते हुए हर टॉपिक को पढ़ना है। अच्छा, तो आपने कुछ क्या आपकी जब तैयारी की फर्स्ट पेपर की, तो कौन सी आपने कुछ पुस्तकें ली और स्वयं नोट्स बनाए कुछ, या कहीं मैंने कोचिंग मैम वगैरह, जो कुछ गाइडेंस, कुछ ऐसा कैसे आपने तैयार किया फर्स्ट मैंने पेपर? मैम सारी जैसे बुक से ही पढ़ा था। गाइड हम्म। वाइड मैंने फॉलो कम की थी, और अच्छा, बुक से मेरे खुद के नोट्स बनाए। और फिर मैंने उन नोट्स को ज़्यादा प्रिपेयर किया। नोट्स ज्यादा आपने प्रिपेयर किए बिना किसी गाइड के? जी आपने मैम। जो टेक्स्ट बुक्स होती है जी, उन टेक्स्ट बुक से आपने स्टडी की, वेरी गुड। ये जो तो अपने आपने स्कूल में बुक चलती है उन्हीं अच्छा, बुक को फॉलो किया मैंने। जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जी पुस्तकें मैम। होती है उनको आपने फॉलो किया। और देखिए बच्चों, आप तैयारी करते हैं किसी भी विषय में तो हमेशा ध्यान रखिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की विद्यालय स्तर की किताबों का बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि वो सब्जेक्ट में काफ़ी कंटेंट आपका कवर कर लेते हैं। और इसके अलावा राकेश, आपने फिजिक्स विषय को लेकर के सेकंड पेपर जो आपका फिजिक्स आता है, फिजिक्स को लेकर आपने क्या रणनीति बनाई? फिजिक्स के लिए मैं जैसे फिजिक्स के विद्यार्थियों के लिए ये संदेश देना चाहूँगा कि आप कोई भी टॉपिक पढ़ो, उस टॉपिक पे जैसे न्यूमेरिकल कीजिए आप, क्योंकि जितने ज़्यादा आप न्यूमेरिकल करोगे उतना ही ज़्यादा आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा होगा। जो गलती आप एग्ज़ाम में करोगे वो गलती आप अगर घर पे कर लो तो एग्ज़ाम में उस गलती से आप बच सकते हो। और हर टॉपिक को आप उसी बुक से पढ़िए जो आपने अपनी 11th 12th में बुक फॉलो की है।
और बीएससी के लिए जैसे इसमें बीएससी का भी पोर्शन आता है अच्छा। और यूजी पीजी दोनों आते हैं। पीजी हाँ। के जैसे 10 क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल। तो पीजी में ऐसा नहीं है कि आपको पीजी का छोड़ना है, क्योंकि हम्म। वो क्वेश्चन आसान भी होते हैं, बिल्कुल जल्दी बन जाते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। हम्म और यूजी के लिए आप वही बुक फॉलो करें जो आपने बीएससी में पढ़ी है, क्योंकि उस बुक को पढ़ने में आपको टाइम भी कम लगेगा और हर टॉपिक का न्यूमेरिकल आप जरूर करें उससे, क्योंकि एग्जाम में मैम जैसे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल जैसे बिल्कुल। अपन बीएससी तक थ्योरी पढ़ते हैं, अगर अपन न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर एग्जाम में क्वेश्चन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मुश्किल हो जाता है। इसलिए फिजिक्स के विद्यार्थियों के लिए मैं यही कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा आप न्यूमेरिकल सोल्व करें, उससे आपकी एग्जाम में आप गलती से बच सको। तो अब ऐसे अगर बात करें, आप बता रहे हैं जैसे न्यूमेरिकल होता है, तो क्या कुछ पेपर को सॉल्व करते समय टाइम को लेकर के भी स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए बच्चों को कि टाइम जैसे प्रीवियस ईयर के पेपर जितने भी अपने स्टेट के हो गए हैं या अदर स्टेट के जैसे पीजीटी के जो एग्जाम होते हैं, केवीएस है, एनवीएस है, उनके जितने भी आज तक के पेपर हो गए हैं वो सारे आप पेपर कीजिए सोल्व, ताकि आपको एक स्ट्रेटजी पता चल जाएगी कि पेपर का लेवल क्या होता है। हाँ, जैसे पहले आरपीसी का लेवल कम था, लेकिन अब आरपीसी ने अपना लेवल बढ़ा दिया है। बिल्कुल, लेवल धीरे धीरे डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, प्रतियोगी भी बढ़ते जा रहे हैं और लेवल भी बढ़ता जा रहा है, बिकॉज कंपटीशन एग्जाम इज नॉट द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, दिस इज प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। छटनी हमेशा कर दी जाती है और सिर्फ क्रीम चाहिए आरपीएससी को, इसलिए बहुत कम सीटों पर सिलेक्शन लेने के लिए आप पूर्व जो गत वर्ष के पेपर है उन पे अभ्यास कीजिए, वो बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। और राकेश, आपके सेकंड पेपर में साइकोलॉजी का पोर्शन आता है, मनोविज्ञान का पोर्शन आता है, जिससे जनरली एक बच्चा चाहे फर्स्ट ग्रेड का हो सेकंड ग्रेड का हो थोड़ा सा अनभिज्ञ सा रहता है, क्योंकि सिर्फ बीएड में उससे मनोविज्ञान पढ़ने का अवसर मिलता है और बीएड में भी ट्रेनिंग के दौरान इतनी प्रैक्टिस ट्रेनिंग की होती है कि बच्चा कुछ कंटेंट बहुत ज़्यादा सीख नहीं पाता। तो ऐसे अनजान सा विषय लगता है मनोविज्ञान, उसको लेकर आपने क्या रणनीति बनाई, थोड़ा सा विद्यार्थियों को बताइए। साइकोलॉजी के लिए मैं बच्चों के लिए ये संदेश देना चाहूँगा कि जब मैं अजमेर में था तो मैंने साइकोलॉजी की बुक फॉलो की थी वहाँ पर, तो मेरे कंसेप्ट इतने क्लियर नहीं हुए थे। जब मैं अपनी पीएचडी करने के लिए जयपुर आ गया तो उसके बाद मैंने आपके बारे में सुना मेरे फ्रेंड से, तब मैं क्लास लेने आया तो मैं फर्स्ट क्लास में ही मुझे जैसे आपका पढ़ाया इतना अच्छा लगा कि साइकोलॉजी मुझे आपसे ही पढ़नी है। और उसके बाद जितने मैं पहले कुछ प्रैक्टिस सेट भी करता था साइकोलॉजी के, लेकिन आपसे पढ़ने के बाद मेरा साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा सुधार हुआ था। और बच्चों को मैं यही कहना चाहूँगा कि जो फर्स्ट ग्रेड के और रीट के जो विद्यार्थी हैं, सेकंड ग्रेड के विद्यार्थी हैं, वो सभी एक बार साइकोलॉजी मैम से जरूर पढ़ें। और आपने साथ साथ में प्रैक्टिस के लिए श्रेष्ठा पुस्तक, जैसा कि आप मुझे जी मैम, जैसे मैम आपकी श्रेष्ठा क्लासेस की जो बुक चलती है उसके पीछे जैसे बहुत सारे प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन भी दे रखे हैं, तो अगर वो क्वेश्चन आप मिलाओ सोल्व करो तो उससे भी आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। मैं अक्सर पढ़ाते समय कहती हूँ कि श्रेष्ठा में जो पीछे कंटेंट तो खैर सारा विषय बहुत मेहनत से तैयार किया हुआ विद्यार्थी का, और जो पीछे जितनी भी आज तक पूर्व व्याख्याता भर्ती परीक्षा आयोजित हुई है आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट की, वो सारे पेपर हर बार कम से कम 500 प्रश्न पूछे गए हैं, उन सारे प्रश्नों का संकलन आरपीएससी का श्रेष्ठा किताब में है। और ये नया 15वां संस्करण, ये जो आप कलर देख रहे हैं, ये 15वां संस्करण श्रेष्ठा पुस्तक का मैंने अभी प्रकाशित किया है। और इसमें 2018 की भर्ती के भी जितने भी मनोविज्ञान विषय के प्रश्न लगभग 500 के समथिंग ही है, क्योंकि 18-19 सब्जेक्ट में ग्रेड फर्स्ट की भर्ती आई थी, तो वो सारे ही प्रश्न मैंने संकलित किए हैं। आप कहीं से भी पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, वो आपका चयन अपना है, लेकिन हम एक शिक्षक के तौर पे आपको मार्गदर्शन देंगे कि हमेशा ऑथेंटिक कंटेंट पढ़िए। और जहाँ से पढ़ कर के, जिस रास्ते से गुजर के आज ये विद्यार्थी यहाँ है और सरकारी विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं, एक बहुत अच्छे व्याख्याता जैसे प्रतिष्ठित पद पर बैठकर, उसी रास्ते को थोड़ा फॉलो कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्गदर्शन एक सही व्यक्ति से लेना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो श्रेष्ठा का फर्स्ट ग्रेड का भी और सेकंड ग्रेड का भी दोनों का ही नवीन संस्करण मैंने प्रकाशित कर दिया है। अगर कोई विद्यार्थी चाहे तो इस नवीन संस्करण से तैयारी कर सकता है। तो राकेश, थोड़ा सा आप ये बताइए कि आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे? मैंने बेसिकली जैसे 8-10 घंटे मैंने पढ़ाई की है। 8-10 घंटे रोज? हाँ। तो इसमें आपका सब्जेक्ट का और आपका जीके का क्या डिस्ट्रीब्यूशन होता था टाइम का? मैं 6-7 घंटे में अपने सब्जेक्ट को दिए हैं और 3-4 घंटे मैंने अपने फर्स्ट पेपर को दिए हैं। अच्छा, 6-7 घंटे आप सब्जेक्ट को और 3-4 घंटे फर्स्ट पेपर को? जी मैम। तो फर्स्ट पेपर को 3-4 घंटे, यानी लगभग बराबर कुछ 1 घंटा आपके सब्जेक्ट में आपने ज़्यादा टाइम दिया और 1 घंटा कुछ फर्स्ट पेपर में आपने कम समय दिया।
और इस तरह से तो बच्चों अक्सर आप ये ध्यान रखिए कि जब आप इतने बड़े गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो 10 घंटे की तो स्टडी आपको जरूरी है। और ये तो आप बता रहे हैं सेल्फ स्टडी के बारे में, तो आप तो ज्यादातर सेल्फ स्टडी पे ही नहीं रहे मैम, फोकस। मैम जैसे फर्स्ट ग्रेड का जो भी सिलेबस है मैंने पूरा सेल भी किया है, बट साइकोलॉजी में मैम मैंने जैसे आपकी क्लास में मैंने बहुत कुछ पाया है। मनोविज्ञान में इन्होंने क्लासेस ज्वाइन की, इसके अलावा इन्होंने संपूर्ण विषय का स्वाध्याय अध्ययन किया। बच्चों आप कहीं से भी गाइडेंस लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिए, स्वाध्याय स्वाध्याय सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जब तक आप स्वाध्याय नहीं करेंगे आप विषय को लेकर के चिंतन मनन नहीं कर पाएंगे, और जब तक चिंतन मनन नहीं होगा तब तक आप सफलता एग्जाम में प्राप्त नहीं कर पाएंगे। क्योंकि करते करते जो नॉर्मल क्वेश्चंस है वो हर एक विद्यार्थी कर देता है, लास्ट के 8-10 क्वेश्चंस का खेल होता है। वो 8-10 क्वेश्चन आपको एक सामान्य प्रतियोगी से या तो आगे लेकर जाते हैं या तो एक सामान्य प्रतियोगी से पीछे कर देते हैं। बाकी करते करते जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं, सपोज आपका 200 मार्क्स का पेपर है तो 160 170 तो हर कोई कर देता है, घर बैठ के पढ़ने वाला कर देता है। लेकिन खेल होता है उन आगे के 8-10 प्रश्न का। वो 8-10 प्रश्न आपका दिशा, आपकी भविष्य का निर्धारण करते हैं। तो कभी भी ये मत सोचिए कि कोई भी पोर्शन कमजोर है, कभी भी ये मत सोचिए कि अगर इसमें 2-4 मार्क्स कम आएंगे तो भी चल जाएगा। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बिल्कुल ये सत्य बात है। हर एक पोर्शन को वेटेज दीजिए, और एक सामान्य विद्यार्थी से अगर हम 10-20 प्रश्न ज्यादा करते हैं तभी हम आज की प्रतियोगिता में सफल हो सकते हैं, अन्यथा बहुत मुश्किल है। और आने वाली परिस्थितियां तो डे बाय डे प्रतियोगी बढ़ते जा रहे हैं, सीट्स कम होती जा रही है और मुश्किल हालात उत्पन्न हो जाएंगे, और बहुत कुछ परिवर्तन भी नए आए दिन पाठ्यक्रमों में होते रहते हैं। तो थोड़ा सा अपने समय का सदुपयोग कीजिए। और कई बार ऐसा होता है राकेश, जैसे पिछली बार एग्जाम था तो डेट आने वाली थी, फिर नहीं आई, फिर रुक गई, तो ऐसे में आपने कैसे अपने आप को मानसिक रूप से संतुलित रखा? जैसे मैम पहले जैसे हमारे टाइम में भी जैसे ऐसी बहुत सारी चर्चाएं हो रही थी कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, लेकिन जैसे फर्स्ट ग्रेड के जो विद्यार्थी हैं उनको मैं एक संदेश देना चाहूँगा कि आप कभी भी इन बातों में मत जाइए कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। आप अपनी तैयारी पे ध्यान दीजिए, जो डेट आ चुकी है बस उसी को आप फाइनल डेट मान के अपनी तैयारी को आप जारी रखिए, ताकि उससे आपका दिमाग भी विचलित नहीं होगा। और बाकी जो जैसे आंदोलन करने वाले हैं वो तो जैसे मैम करते रहते हैं, वो विद्यार्थी का स्वभाव है जी मैम। आंदोलन करना, मनुष्य का भी स्वभाव है आंदोलन करना, और ये तो चलो जीवन का एक भाग है। लेकिन तैयारी करते रहिए हमेशा। जो डेट आ गई और जो स्टेटमेंट गवर्नमेंट के द्वारा कहे जाते हैं, अक्सर हम सोचते हैं कि मंत्री जी ये पता नहीं कह रहे हैं आएगी नहीं आएगी, नहीं, हमेशा आप सीरियस लेके चलिए हर बात को कि गवर्नमेंट जब कह रही है कि इतनी जल्दी वैकेंसी आने वाली है, ये सीट्स आने वाली है। क्योंकि अगर आप तैयारी के लिए टाइम माने तो मान के चलिए कि कम से कम 6 महीने आपको व्याख्याता भर्ती में सफल होने के लिए या सेकेंड ग्रेड एग्जाम में सफल होने के लिए कम से कम 6 महीने सारे तामझाम छोड़ के लगना ही पड़ेगा, तब जाकर के आप सफल हो पाएंगे। ये कोई 1-2 महीने का खेल नहीं होता है। तो इसलिए जो बात सरकार के द्वारा कह दी जाए उसे अंतिम मान करके, जो डेट गवर्नमेंट के द्वारा दे दी जाए उसे अंतिम मान करके तैयारी कीजिए। लक्ष्य से ध्यान नहीं भटकाना है। और आपको क्या लगता है राकेश की वैकेंसी से पहले तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए या वैकेंसी के बाद में? जी मैम, जैसे जो तैयारी करने वाले प्रतियोगी हैं उनको मैं संदेश दूंगा कि आप कभी भी नोटिफिकेशन का वेट मत कीजिए। आप अपनी तैयारी नोटिफिकेशन से पहले स्टार्ट कर दीजिए। और फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, उनके लिए कम से कम आपको 7-8 महीने 8-10 घंटे की आपकी मेहनत होगी, तभी वो आपके लिए रंग लेके आएगी। बिल्कुल, आप जब तक कठोर परिश्रम नहीं करेंगे तब तक मेहनत रंग नहीं ला सकती। और राकेश मेरे ऑफलाइन बैच के स्टूडेंट रहे 2018 के, और बहुत से विद्यार्थी है, बहुत से सब्जेक्ट में उन्होंने टॉप किया। आने वाले दिनों में मैं बिल्कुल आपको रूबरू करवाऊंगी ताकि आपको भी एक सही मार्गदर्शन मिल सके इन चयनित होने वाले और जीतने वाले विद्यार्थियों से। और अगर आप ऑफलाइन बैच में आना चाहते हैं तो ऑफलाइन कोर्स भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो श्रेष्ठा क्लासेस ऐप है हमारी, गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करके उस ऐप के माध्यम से भी ऑनलाइन घर बैठ के तैयारी कर सकते हैं। ऑनलाइन सेगमेंट एक बहुत अच्छा सेगमेंट है। आप एक ही वीडियो को 2 बार 3 बार 5 बार देख सकते हैं। क्लास में टीचर एक बार बोलेगा, ऑनलाइन में आप उसको 2-4 बार देख करके विषय को समझ सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा सेगमेंट है। जो बच्चा नहीं आ सकता जयपुर, उसके लिए तो कम से कम बहुत अच्छा सेगमेंट है। कहीं भी पढ़िए, कहीं भी जहां आपका मन करे वहां पढ़िए। कोई दबाव नहीं है कि आप यहाँ पढ़िए वहां पढ़िए, लेकिन वहां पढ़िए जहां से सफलता का रास्ता जाता हो। असफलता के रास्ते पे नहीं चलना है हमें, क्योंकि अवसर जीवन में एक ही बार आता है, पैसा बार बार आ सकता है, लेकिन मौका एक ही बार आता है। तो ये बात ध्यान रखिए। और अगर आप पॉजिटिवली सोचेंगे, सकारात्मक सोच रखेंगे, तो बिल्कुल वो दिन दूर नहीं है कि आप तैयारी करेंगे और आप भी कभी ना कभी राकेश की तरह कोई टीचर आपको भी रूबरू करा रहा होगा कि ये बच्चा हमारे यहाँ पढ़ा और सफल हुआ।
और बहुत गौरवान्वित करने का कार्य इस विद्यार्थी ने किया है पूरे श्रेष्ठा क्लासेस परिवार को। और मुझे तो खैर खास तौर से और भी बहुत सारे इनकी तरह कुछ विद्यार्थी है जो हमारे श्रेष्ठा क्लासेस के हीरे मोती की तरह आज पूरे राजस्थान में अपनी चमक फैला रहे हैं और विद्यार्थियों को राजकीय पदों पर प्रतिष्ठित होकर ज्ञान बांट रहे हैं। आगे आने वाली कड़ी में हम उन विद्यार्थियों से भी मुलाकात करेंगे। और फिजिक्स जैसे कठिन विषय में रैंक लाना, तो राकेश की सारी बातें सुनकर तो मुझे लगता है कि कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो शिद्दत से फेंक कर देखो, मार कर देखो। तो वही वाली बात है कि अगर आप चाहे तो पर्वत से नदी भी निकल सकती है और पर्वत से रास्ता तोड़ करके, पहाड़ में रास्ता तोड़ करके आगे भी बढ़ा जा सकता है। तो ये एक पहाड़ जैसा लक्ष्य आपके सामने व्याख्याता भर्ती। और व्याख्याता भर्ती का विद्यार्थी बहुत प्रबुद्ध होता है, बहुत बुद्धिजीवी होता है। वो एक भेड़ चाल में जाने वाला विद्यार्थी नहीं होता है। ऑलरेडी अपने सब्जेक्ट में उसे कमांड होती है। जैसे राकेश की भी जेआरएफ है और मेरे पास कई बच्चे आते हैं, नेट भी क्वालिफाई होते हैं, जेआरएफ होते हैं, पीएचडी ऑलरेडी एनरोल्ड होते हैं। और ऐसे में ये जो प्रबुद्ध विद्यार्थी एक चयन करता है, वो मार्गदर्शन कहीं ना कहीं एक हर प्रतियोगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आप बुद्धिजीवी से मार्गदर्शन ले रहे हैं और उसे जीवन में आत्मसात करते हैं तो लाभ तो बेशक इसका मिलता ही है। और एक ग्रामीण परिवेश से बच्चा निकलता है और राजकीय विद्यालयों में, राजकीय महाविद्यालयों में, राजकीय विश्वविद्यालयों में पढ़ करके बहुत कम एज में सफल हो जाता है। तो ये बहुत ही मार्गदर्शन लेने वाली बात है, प्रेरणा लेने वाली बात है। प्रेरणा कभी छोटी नहीं होती, आप कहीं से भी लीजिए। प्रेरणा हमेशा लेने वाला व्यक्ति बड़ा होता है। जहां से आपने प्रेरणा ली, प्रेरणा लेकर आगे बढ़े, वहीं से आपका लक्ष्य आपको प्राप्त होना स्टार्ट हो जाता है। तो विद्यार्थियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और राकेश को वापस से हम सभी श्रेष्ठा परिवार बहुत बहुत बधाई देंगे। और आप ऐसे ही आगे सफलता की सीढ़ियां चढ़ते रहिए। हम तो उम्मीद करेंगे आप बहुत जल्दी कॉलेज लेक्चरर और आरएएस के जैसे पदों पर प्रतिष्ठित होकर अगली बार हमसे मुलाकात करें। और हम तो बहुत प्रसन्न हैं और बेशक आपके परिवार वाले भी बहुत प्रसन्न होंगे। और अपने जीवन में इसी प्रकार आगे आप प्रगति करते रहिए, तैयारी करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। समय समय पर बच्चों को इसी प्रकार से आपको मार्गदर्शन देना है। और आप जिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं राजकीय विद्यालयों में, हम तो ये कहेंगे कि आप उन्हें भी मेरिट में आने की प्रेरणा दीजिए। जिस प्रकार आप हर एग्जाम में मेरिट में आए, उन विद्यार्थियों को भी मेरिट में आने की प्रेरणा दीजिए। गरीब परिवार के बच्चे होते हैं, सरकारी स्कूल्स में पढ़ने आते हैं, और आप जैसा विद्यार्थी यदि उन्हें पढ़ाने के लिए मिलता है तो कहीं ना कहीं वो भी बहुत सौभाग्यशाली है। तो राकेश के साथ में अब हम बिल्कुल वार्ता को समाप्त करेंगे और इसी कड़ी में हम आगे भी कुछ टॉपर्स विद्यार्थियों से मार्गदर्शन आपको प्रदान करेंगे। तब तक के लिए आप लोग स्वाध्याय पर फोकस कर लीजिए। साइंस स्ट्रीम के यदि आप विद्यार्थी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रहा होगा। सभी बच्चे अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।